अध्याय 56 काल्पनिक दृश्य नाम माइंड रीडिंग तकनीक 1 मिनट का विशेष उपकरण कीमत 500 गेम सिक्के प्रकार इंटेलिजेंस गुणवत्ता उत्कृष्ट कार्य उपयोग के बाद मेजबान 1 मिनट के भीतर लक्ष्य के सच्चे विचारों को जान जाएगा। नोट: इस उत्पाद का उपयोग सिस्टम द्वारा निर्धारित गैरेस स्तर की लड़कियों पर किया जा सकता है। यदि 5 मीटर के दायरे में 2 या अधिक गैरेस स्तर की लड़कियां हों तो उपयोग के बाद लक्ष्य पुष्टिकरण विकल्प दिखाई देगा। 500 खेल सिक्के। शेनगू ने कीमत देखी और सहज रूप से उसे अस्वीकार कर दिया। जब तक उन्होंने आगे नहीं पढ़ा उन्हें यह समझ नहीं आया कि सिस्टम ने अचानक यह नया उत्पाद क्यों जारी किया। अगर मैं यह वस्तु खरीदता हूं तो मैं बाद में यांग कियान से निजी तौर पर पूछ सकता हूं। चाहे वह कुछ भी कहे, मैं उसके सच्चे विचार जान लूंगा। हालांकि शेनगू 500 खेल सिक्कों की कीमत के कारण हिचकिचाया। इसमें न केवल यह शामिल था कि क्या वह इसे खर्च करने के लिए तैयार है, बल्कि यह भी कि उसके पास अब केवल 470 खेल सिक्के ही बचे थे। इससे पहले उन्होंने वॉल पासिंग तकनीक एकल उपयोग पर 50 गेम सिक्के खर्च किए थे और फ्लाइट सिम्युलेटर गेम में सुजुकी के खिलाफ जीतने पर 90 गेम सिक्के खर्च किए थे। इससे उसके मन में व्यवस्था के प्रति शिकायत उत्पन्न हुई। करे सिस्टम, आपने आखिरी बार अस्थायी कार्य जारी किए हुए कितना समय हो गया है? क्या अब कार्य गतिविधियां सचमुच इतनी दुर्लभ हो गई हैं? शेनगू की शिकायत के जवाब में सिस्टम ने समय पर प्रतिक्रिया प्रदान की। कृपया धैर्य रखें, अस्थायी कार्य उचित समय पर जारी किए जाएंगे। कृपया शांत हो जाओ। उचित समय यह वास्तव में कब होगा? सिस्टम की अस्पष्ट प्रतिक्रिया सुनकर शेनगू, जो जल्द से जल्द अधिक गेम सिक्के कमाना चाहता था, अपने मन में सवाल पूछने से खुद को नहीं रोक सका। लेकिन सिस्टम ने अब कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। खुद को गंभीर रूप से उपेक्षित महसूस करते हुए शेनगू थोड़ा निराश हो गया, लेकिन वह इस व्यवस्था के बारे में कुछ नहीं कर सका। लव असिस्टेंस सिस्टम प्राप्त करने के बाद से उन्होंने इन कुछ दिनों की बातचीत के माध्यम से सिस्टम के स्वभाव को समझ लिया था। वह तभी उत्तर देगा जब उसे लगेगा कि ऐसा करना चाहिए। यदि यह अनावश्यक लगता या उत्तर देना नहीं चाहता तो चाहे वह मन में कितना भी पूछे, यह बेकार होगा। यह सेवा तंत्र सिस्टम मॉल में नए उत्पादों को जारी करने के समान था। यह तभी नए उत्पाद जारी करेगा जब उसे लगेगा कि आपको उनकी आवश्यकता है। लेकिन खरीदना या न खरीदना शेनगू पर ही निर्भर था। अब मैं न केवल अपने खेल के सिक्कों से इस विशेष माइंड रीडिंग तकनीक का खर्च नहीं उठा सकता, बल्कि मुझे झो हुआहाई के शक्तिशाली अंगरक्षक से भी बचना होगा यदि मेरा उससे दोबारा सामना हुआ। क्योंकि मैं सुजुकी के खिलाफ फिर से जीत गया, मैं ऐसा स्तर की आत्मरक्षा युद्ध तकनीक भी नहीं खरीद सकता। ठीक इसी समय कक्षा की घंटी बजने के साथ ही काले मोजे और काली ऊंची एड़ी के जूते पहने झो यांग एक पाठ्य पुस्तक लेकर अंदर आई। खटपट की आवाज से कई छात्रों को अपनी उपस्थिति का एहसास हुआ। शेनगू ने पहले भी कक्षा में कल्पना की थी कि यदि शिक्षक एक कुर्सी पर बैठ जाए और अपने पैरों को एक दूसरे पर चढ़ाकर थोड़ा सा हिलाए। स्कत हालांकि अब उसके पास सिस्टम था, फिर भी वह इस दृश्य का और भी अधिक इंतजार कर रहा था। अब छठा अस्थायी कार्य जारी किया जा रहा है। जब शेनगू ने अचानक सिस्टम प्रॉम्प्ट सुना तो उसका दिल उछल पड़ा। वे वास्तव में मुझे शिक्षिका को पैर पार करके बैठने के लिए कोई रास्ता नहीं ढूंढने देंगे, है ना? उस दृश्य की कल्पना करने के बाद शेनगू के दिमाग में सबसे पहले यही बात आई। लेकिन बाद में सिस्टम प्रॉम्प्ट से उसे जल्दी ही एहसास हो गया कि वह बहुत ज्यादा सोच रहा था। शिक्षक झो यांग को कौन करोड़पति बन सकता है? प्रतियोगिता के लिए अपनी और सुजुकी की सहायता टीम का कप्तान बनने के लिए राजी करें। इस अस्थायी कार्य को पूरा करने के बाद आपको 800 गेम सिक्के प्राप्त होंगे। अधिक 800 नंबर सुनने के बाद हालांकि शेनगू को यह पता नहीं था कि यह कार्य कैसे पूरा किया जाए, वह तुरंत उत्साहित हो गया। क्योंकि जब तक वह इस अस्थायी कार्य को सफलतापूर्वक पूरा कर लेगा उसके पास 1170 खेल सिक्के होंगे। तब तक माइंड रीडिंग तकनीक 1 मिनट का विशेष उपकरण और यहां तक कि एस लेवल आत्मरक्षा युद्ध तकनीक खरीदना भी आसान हो जाएगा। उसके पास अभी भी खेल के सिक्के बचे होंगे। वॉल पासिंग के कुछ और उपयोगों या सुजुकी के साथ फ्लाइट सिम्युलेटर गेम के एक और दौर के लिए पर्याप्त। पाठ शुरू करने से पहले काले मोजे और काले ऊंची एड़ी के जूते पहने हुए शिक्षक झो यांग ने शेनगू और सुजुकी पर व्यक्तिपरक नजर डाली। इस नजर ने शेनगू को कुछ सार्थक महसूस कराया और उसने तुरंत साउंड सीट पर झो यांग के साथ हुई मुलाकात के बारे में सोचा। एक सर्वोत्तम छात्रा के रूप में सुजुकी के लगातार प्रदर्शन के कारण झो यांग ने उसे पढ़ाना शुरू करने के बाद से ही उसे पसंद कर लिया था और कक्षा में उसके प्रति उसका पक्षपात और प्रशंसा कभी छिपी नहीं थी। क्या वह सुजुकी को निजी तौर पर मॉल में मुझसे और लिन मोमू से हुई मुलाकात के बारे में बताएगी?
या शायद वह यह भी जानती है कि वू जियाई के साथ मेरी तस्वीर सिचुन झील के बुलेटिन बोर्ड पर पोस्ट की गई थी। उसकी इस नज़र का क्या मतलब है? शेनगु के विचार समाप्त करने से पहले ही शिक्षिका झो यांग ने अपनी नजरें हटा लीं और पढ़ाना शुरू करने के लिए पाठ्यपुस्तक खोल ली। शायद शिक्षक भी सोच रहे होंगे कि मैं अभी भी आपके साथ क्यों बैठा हूं। इस समय शेनगु के बगल में बैठी सुजिकिंग ने अचानक बहुत धीमी आवाज में फुसफुसाया। शेनगु ने जब यह सुना तो उसने सहज भाव से उसकी ओर देखा। मेरी तरफ मत देखो, पाठ पर ध्यान दो। सुजिकिंग ने थोड़ा सा भौहें चढ़ाई और उसी धीमी आवाज में शेनगु से तत्काल कहा, आप ही थे जिन्होंने मुझसे सबसे पहले बात की थी। हंसते हुए शेनगु ने अपनी नजर वापस शिक्षक झो यांग की ओर घुमाई और धीमी आवाज में जवाब दिया जिसे सुजिकिंग सुन सकती थी। इस दृश्य ने उन्हें अनायास ही हाई स्कूल और यहां तक कि जूनियर हाई स्कूल के दिनों की याद दिला दी, जब वे कक्षा में सहपाठियों से फुसफुसाते थे। उस समय उनका व्यक्तित्व अधिक मासूम था और शिक्षकों के प्रति उनका सम्मान अब की तुलना में कहीं अधिक था। सेंट डोंग विश्वविद्यालय में अध्यापकों को आमतौर पर कक्षा में पूर्ण शांति की आवश्यकता नहीं होती। जब तक छात्रों की आवाज शिक्षक के व्याख्यान को दबा नहीं देती थी, तब तक शिक्षक आमतौर पर उसे स्वीकार कर लेते थे। अधिक से अधिक वे उन छात्रों से कहेंगे जो कक्षा में बातचीत करना पसंद करते हैं कि वे थोड़ा पीछे बैठें और उन छात्रों को परेशान न करें जो सुनना और पढ़ना चाहते हैं। इस समय सुजिकिंग ने अचानक अपनी अध्ययन नोटबुक पर कलम से कुछ लिखा, फिर धीरे से लिखे शब्दों वाला पृष्ठ शेनगु की ओर बढ़ा दिया। शेनगु ने देखा कि यह इस तरह लिखा था, भले ही आपको गलत समझा गया हो, लेकिन क्या आप इतने समय बाद भी कुछ स्पष्ट नहीं करना चाहते? उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि सुजिकिंग अचानक इस मामले में इतनी सक्रिय हो जाएंगी। यदि उनकी अंतरंगता का स्तर केवल 40 नहीं होता, तो शेनगु को भी संदेह हो जाता कि वह वास्तव में उसके लिए भावनाएं रखती है। शायद अपनी बुद्धिमत्ता से उसे बहुत पहले ही यह पता चल गया था कि मुझे बुरे लोगों ने फंसाया था। इससे यह भी पता चलता है कि कल वह क्यों नाराज हो गई और स्वाध्ययन कक्ष से बाहर चली गई, लेकिन हमारी अंतरंगता का स्तर एक अंक भी कम नहीं हुआ। मुझे उस समय लगा कि कुछ गड़बड़ है। तर्क के अनुसार यदि वह वास्तव में मेरे और वू जियाई के बीच की घटना पर विश्वास करती है, भले ही हमारा रिश्ता केवल अस्थायी प्रेमियों का था, तो उसे धोखा महसूस करना चाहिए और मेरे बारे में उसकी अच्छी धारणा बहुत कम हो जानी चाहिए। यह सोचकर शेनगु ने तैयार की गई रंगीन स्टेशनरी निकालकर उसे देना चाहा। अध्याय 57। मैं गोंगजी का पढ़ने वाला साथी हूं, लेकिन वह यह नहीं समझ सका कि सुजिकिंग ने न केवल उसका स्पष्टीकरण चाहा, बल्कि अपने डब्ल्यू चैट मित्र को भी हटा दिया। इसलिए जब उन्होंने डेस्क पर रखे सिंगल शोल्डर बैग की ओर हाथ बढ़ाया तो वे रुके और सीधे कलम उठाकर सुजिकिंग के शब्दों के नीचे एक वाक्य लिख दिया, आपने मेरी डब्ल्यू चैट डिलीट कर दी, आप मुझसे कैसे उम्मीद करते हैं कि मैं इसका स्पष्टीकरण दूं? लिखना समाप्त करने के बाद, जैसा कि सुजिकिंग ने पहले किया था, उसने धीरे से नोटबुक को अपने सामने वापस धकेल दिया। सुजिकिंग ने अपना सिर नीचे किया और उस पर लिखे शब्दों को देखा, उसका चेहरा तुरंत बदल गया। उसने जल्दी से अपनी जेब से फोन निकाला, उसे अपने सामने मेज पर रख दिया और शेनगु का डब्ल्यू चैट नाम खोजने के लिए डब्ल्यू चैट संपर्क सूची खोली। कुछ नहीं, सचमुच कुछ भी नहीं, क्योंकि जब वह और शेनगु डब्ल्यू चैट भेजना समाप्त कर देते थे तो उसे संदेशों को डिलीट करने की आदत थी। इसलिए कल दोनों के अलग होने के बाद उसे शेनगु से कोई डब्ल्यू चैट नहीं मिली, यह सोचकर कि शेनगु उसे यह मामला समझाना नहीं चाहता था। इसके अलावा छात्रावास में यांग कियान लगातार कहता रहा, चाहे इस मामले में उसे गलत समझा गया हो या नहीं, लेकिन स्पष्टीकरण न देना यह दर्शाता है कि वह आपकी बिल्कुल भी कद्र नहीं करता। और अन्य शब्द, इससे सुजिकिंग, जो अपने चेहरे की परवाह करती थी, शांत होने के बावजूद थोड़ा गुस्सा महसूस कर रही थी। भले ही उसने पहले ही यह अनुमान लगा लिया था कि शेनगु को शायद फंसाया गया था, फिर भी उसे शेनगु की चुप्पी पर थोड़ा गुस्सा आया। आज तक जब दोनों स्प्रिंग लेक बुलेटिन बोर्ड के सामने मिले तो शेनगु ने भी उसे बहुत घमंडी रूप दिखाया। इन असामान्य घटनाओं के एक साथ मिल जाने के कारण अंततः सुजिकिंग ने कक्षा में शेनगु को सक्रिय रूप से पत्र लिखा। क्योंकि वह बहुत सारी किताबें पढ़कर एक बात पर विश्वास करती थी, वह यह कि असामान्य चीजों के पीछे कोई कारण अवश्य होता है। और शेनगु के अध्ययन पुस्तिका पर दिए गए उत्तर और वास्तविकता, जिसे उसने तुरंत सत्य के रूप में सत्यापित किया, ने उसे तुरंत अपने रूममेट और सबसे अच्छे दोस्त की ओर देखने के लिए अपना सिर घुमाने पर मजबूर कर दिया, यांग कियान। सुजिकिंग को स्पष्ट रूप से याद है कि कल जब वह और शेनगु अलग हुए और छात्रावास में वापस आए तो उसका फोन केवल कुछ समय के लिए ही उसकी नजरों से ओझल हुआ था, जब वह बाथरूम गई थी। और उस समय उस छात्रावास में केवल यांग कियान और वह थीं।
दूसरे शब्दों में केवल यांग कियान ही वह व्यक्ति था जो अपने फोन का उपयोग करके शेनगु के डब्ल्यू चैट मित्र को गुप्त रूप से हटा सकता था। यह पहली बार था जब यांग कियान ने चेंडोंग विश्वविद्यालय में प्रवेश करने के बाद से सु जीकिंग को इतनी गुस्से भरी निगाहों से घूरते हुए देखा था। हालांकि उन्होंने पहले ही स्पष्टीकरण के लिए एक रणनीति सोच ली थी, लेकिन अब वह कक्षा में थी और शिक्षिका झो यांग ने भी अपना व्याख्यान रोक दिया और सु जीकिंग के अचानक मुड़ने के कारण हैरान भाव से इधर देखने लगी। चलो कक्षा जारी रखें। अगर कुछ होगा तो हम कक्षा के बाद बात करेंगे। ये शब्द यांग कियान द्वारा कहे गए थे, जो आमतौर पर कक्षा में सुनना पसंद नहीं करती थी और उसे खुद भी विडंबना महसूस हुई। हालांकि वह नहीं जानती थी कि शेनगु ने सु जीकिंग की नोटबुक में पहले क्या लिखा था, लेकिन वह सु जीकिंग की उत्साहित प्रतिक्रिया से मोटे तौर पर अनुमान लगा सकती थी कि यह मामला संभवतः सु जीकिंग के फोन का उपयोग करके शेनगु के डब्ल्यू चैट मित्र को हटाने से संबंधित था। ठीक है, चलो कक्षा के बाद बात करते हैं। हालांकि सु जीकिंग अब बहुत गुस्से में थी। उसने अपनी उत्तेजित भावनाओं को मजबूत आत्मनियंत्रण के साथ नियंत्रित किया। उसने अपना सिर घुमाया और शेनगु से कहा, मुझे माफ करें। फिर उसने ऊपर देखा और शिक्षक झो यांग से कहा, मुझे माफ करना गुरुजी। आप कक्षा जारी रखें। शेनगु को उम्मीद नहीं थी कि सु जीकिंग उससे इतनी दृढ़ता से माफी मांगेगी। सु जीकिंग की उत्साहित प्रतिक्रिया से वह देख सकता था कि सु जीकिंग द्वारा अपने डब्ल्यू चैट मित्र सिग्नल को हटाना यांग कियान से संबंधित था। उसने इतना बड़ा काम किया, क्या ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि वह मुझे पसंद करती है? हालांकि यह संभावना अभी भी बहुत कम है, लेकिन अगर यह सच हो तो क्या होगा? भविष्य में मुझे उसका सामना कैसे करना चाहिए? इस समय शेनगु का मन और अधिक भ्रमित होता जा रहा था। आखिरकार भले ही संभावना बहुत कम थी, उन्होंने आशा व्यक्त की कि यांग कियान द्वारा उन्हें स्पेयर टायर कहने के पिछले शब्द केवल गुस्से वाले शब्द थे। इस तरह वह उस रिश्ते में बेकार नहीं होगा जैसा कि उसने कभी सोचा था। ऐसा लगता है कि अगर मैं जल्द से जल्द उसके इरादों का पता लगाना चाहता हूं, तो मैं केवल शिक्षक झो यांग के खिलाफ कार्रवाई कर सकता हूं। बेशक शेनगु जिस क्रिया के बारे में सोच रहा था वह प्रत्यक्ष शारीरिक क्रिया नहीं थी। वह जो करना चाहता था वह यह था कि शिक्षक झो यांग को कक्षा के बाद उनकी सहायता टीम का कप्तान बनने के लिए सहमत करने का कोई तरीका खोजना था। ठीक इसी समय कक्षा की पिछली पंक्ति से प्रशंसा जैसी विस्मयकारी ध्वनि निकली। शेनगु ने पीछे मुड़कर आवाज की दिशा में देखा तो देखा कि बहुत ही आकर्षक लिन मोमो पिछले दरवाजे से सावधानी पूर्वक कक्षा में आ रहा था। वह आखिरी पंक्ति में खाली सीट पर बैठी थी और जब उसने देखा कि शेनगु उसकी ओर देखने के लिए अपना सिर घुमा रहा है तो उसने शेनगु की ओर हाथ भी हिलाया। इससे तुरंत ही पूरी कक्षा का ध्यान वापस शेनगु पर केंद्रित हो गया। वह अब यहाँ क्यों है? हालांकि मैंने पहले भी उससे महिला साथी होने के बारे में कहा था, लेकिन आज ऐसा नहीं था। सामान्यतः उसे घर पर आराम करना चाहिए या टीवी देखना चाहिए। सौभाग्य से कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए शिक्षिका झो यांग ने इस समय अपनी बात रखी। उन्होंने छात्रों से कहा कि वे इधर उधर न देखें और उनका व्याख्यान ध्यान से सुनें। शेनगु ने भी अपना सिर घुमाकर लिन मोमो को देखना बंद कर दिया, लेकिन उसने सु जीकिंग की अभिव्यक्ति की एक झलक देखी जो कुछ जटिल थी और उसने सोचा, यह उपन्यास पर उपलब्ध है। क्या वह भी लिन मोमो और मेरे बीच के सच्चे रिश्ते के बारे में अटकलें लगाने लगी है? लिन मोमो को पहले एक साथी पाठक के रूप में रखने का उद्देश्य आंशिक रूप से उसके सामने मेरा मूल्य बढ़ाना था, लेकिन अभी अच्छा समय नहीं है। लेकिन उसे बहुत गुस्सा मत होने दीजिए और चीजों को बिगाड़ने मत दीजिए। इसलिए कक्षा के शेष समय में शेनगु अपनी सीट पर बहुत शांत और आज्ञाकारी व्यवहार करता रहा। यद्यपि अन्य सहपाठियों ने शेनगु से लिन मोमो की ओर अपना ध्यान स्थानांतरित कर लिया, लेकिन उसने खुद को शांत दिखाने की कोशिश की। उन्होंने सु जीकिंग से भी बहुत खराब प्रदर्शन किया, जो जल्दी ही पढ़ाई में लग गए। सौभाग्य से लिन मोमो, जो कक्षा की अंतिम पंक्ति में बैठे थे, ने बाद में जानबूझकर ध्यान आकर्षित करने वाली कोई हरकत नहीं की। वह पूरी कक्षा में अच्छा व्यवहार करती रही। यद्यपि उसके पास पाठ्यपुस्तक नहीं थी, फिर भी उसने व्याख्यान को बड़ी रुचि से सुना तथा तीसरे वर्ष की कक्षा 2 के कई विद्यार्थियों से भी बेहतर प्रदर्शन किया। और इस कक्षा के समाप्त होने से पहले के 2 मिनटों में शिक्षक झो यांग ने भी इस कक्षा के सभी ज्ञान बिंदुओं की व्याख्या करना समाप्त कर दिया और उस ऑडिटेड छात्र पर ध्यान दिया जो अचानक कक्षा में प्रकट हुआ। वह मुस्कुराई और धीरे धीरे मंच से लिन मोमो के पास चली गई और लिन मोमो से बहुत विनम्रता और धीरे से बोली, इस छात्र, मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा है। आप ऑडिट करने के लिए किस कक्षा से हैं? क्या तुम समझ सकते हो कि मैंने अभी कक्षा में क्या पढ़ाया? शेनगु को लिन मोमो के लिए थोड़ा घबराहट महसूस
हुई जब उसने देखा कि झो यांग उस पर ध्यान केंद्रित करना शुरू कर रहा है। मेरा नाम लिन मुमु है, मैं युवा मास्टर के साथ अध्ययन करने के लिए यहाँ हूँ। मैं सभी पाठ समझ सकता हूँ, आपने बहुत अच्छी तरह से पढ़ाया। लिन मुमु विनम्रता से खड़े हुए, मुस्कुराए और झो यांग को जवाब दिया। और सभी की आश्चर्यचकित निगाहों के बीच उसने शेनगु की ओर प्यार से हाथ हिलाया, जो उसकी ओर देख रहा था। अचानक पूरी कक्षा फिर से उबल पड़ी। अरे, आज मैं चेंडोंग पर कितनी बार ट्रेंड करूंगा। गहनता से देखे जाने से अपने दिल में आह भरते हुए शेनगु ने अपने बगल में सुजिकिंग को यह कहते सुना, तुम अब भी मेरे लिए कितने आश्चर्य ला सकते हो। मैं और अधिक उत्सुक होता जा रहा हूँ। अध्याय 58 अस्वीकृत निमंत्रण। शेनगु ने ऑनलाइन पढ़ा था कि सामान्य अविवाहित पुरुषों और महिलाओं के लिए किसी लड़के के प्रति लड़की की जिज्ञासा जितनी ज्यादा होगी, वह उस पर उतना ही ज्यादा ध्यान देगी। इसी तरह उस लड़के के उसके प्रेमी बनने की संभावना भी बढ़ जाएगी। अब जब उसने सुजिकिंग को यह कहते सुना तो उसे मन ही मन खुशी हुई। अपनी प्रतिक्रिया में उसने जानबूझकर खुद को और रहस्यमय बना लिया, चूंकि आप विश्व भर में एक सुंदर शीर्ष छात्र के रूप में पहचाने जाते हैं, इसलिए आपके द्वारा कई चीजों का तार्किक विश्लेषण और भविष्यवाणी की जा सकती है। लेकिन मेरे साथ तो बहुत सारी यादृच्छिक और भावनात्मक चीजें घटित हो रही हैं। लेकिन इस तरह का जीवन अधिक रोमांचक है ना? किताबों में लिखे उन अपरिवर्तनीय नियमों की तुलना में मैं चुनौतियों को अधिक पसंद करता हूं। मैं उन्हें सुंदर परिवर्तनशीलता कहता हूं। ये शब्द कहने के बाद शेनगु को ऐसा लगा जैसे वह क्षण भर के लिए एक दार्शनिक में बदल गया हो। सिस्टम प्राप्त करने से पहले उन्होंने कभी किसी से इस लहजे और तरीके से बात नहीं की थी। वास्तव में इस प्रणाली ने मुझे जो आत्मविश्वास दिया है वह सर्वव्यापी है। शेनगु ने अपने दिल में इस तरह आह भरी जब उसने देखा कि सुजिकिंग मुस्कुरा रही है और अपनी आंखें उसकी ओर झुका रही है। ऐसा लगता है कि आपने प्रतियोगिता में मुझे हराने के बारे में जो पहले कहा था वह सच है। यह सिर्फ सबके सामने अपनी इज्जत बचाने की बात नहीं थी। ऐसा लगता है कि इस बार मुझे इसे सचमुच गंभीरता से लेना होगा। जब सुजिकिंग ने गंभीरता से ये शब्द कहे तो शेनगु ने महसूस किया कि उसकी अभिव्यक्ति से उत्साह निकल रहा था। यह एक मजबूत आत्मविश्वास था जो एक मजबूत दुश्मन से चुनौती लेना चाहता था और उन्हें हराने में विश्वास रखता था। ऐसा लगता है कि उसने अभी भी अपना सबक नहीं सीखा है। शायद खेल में मुझसे कई बार हारने से उसका आत्मविश्वास कम नहीं हुआ है। शेनगु इस विचार पर थोड़ा मुस्कुराया और कुछ भी अहंकारपूर्ण नहीं कहा। आखिरकार उन्होंने पहले भी स्प्रिंग लेक के बुलेटिन बोर्ड पर बहुत बड़ी बातें कही थीं। इस समय सुजिकिंग के इतने करीब बैठना और यह कहना कि वह उनकी प्रतिद्वंद्वी नहीं है, संभवतः सीधे तौर पर नाराजगी का कारण बनेगा। यह बहुत बड़ी हानि होगी। और शेनगु के लिए इस समय सबसे बड़ी और सबसे जरूरी समस्या यह थी कि झो यांग को शामिल होने के लिए कैसे राजी किया जाए। केवल इस अस्थायी कार्य को पूरा करने से ही उसके पास पर्याप्त खेल सिक्के हो सकते थे जिससे वह अपनी इच्छित दुकान की वस्तुएं खरीद सके। और केवल वे 2 आइटम ही नहीं बल्कि $10 लाख के पुरस्कार वाली प्रतियोगिता के अंतिम मैच से पहले अभी भी 3 दौर के क्वालिफाइंग मैच होने बाकी हैं। यदि मेरे सामने ऐसे प्रश्न आते हैं जिनका उत्तर मैं उस समय नहीं दे सकता, तो मुझे अनिवार्य रूप से सिस्टम से उत्तर खरीदने होंगे। यदि ऐसे कई प्रश्न हैं जिनका मैं उत्तर नहीं दे सकता, तो आवश्यक खेल सिक्के कोई छोटी राशि नहीं होंगे। जब शेनगु सुजिकिंग और अपने विचारों से निपट रहे थे, झो यांग ने कई सहपाठियों के सामने लिन मुमु से पूछा, पर एक त्वरित नजर आपको अधिक संतुष्ट कर देगी। आप जो कह रहे हैं उससे तो यही लगता है कि आप शेनगु के अध्ययन साथी हैं। आप तो उसे युवा स्वामी भी कहते हैं। प्राचीन काल में नौकर अपने स्वामियों को इसी नाम से संबोधित करते थे। लिन मुमु की बड़ी बड़ी आंखें झपक गईं जब वह स्वाभाविक रूप से मासूम लहजे में बोली, हाँ, शेनगु वास्तव में मेरे परिवार का युवा स्वामी है। लेकिन उसने कभी मेरे साथ नौकर जैसा व्यवहार नहीं किया। मैं उसे ऐसा कहूँ या नहीं, यह तो बस तुम्हारी अपनी धारणा है। चूंकि लिन मुमु ने शेनगु से सिस्टम के 3 निर्दिष्ट लक्ष्यों के बारे में पहले ही जान लिया था, इसलिए वह झो यांग के प्रश्न का सामना करते समय उसके प्रति अधिक विनम्र थी और उसका निर्दोष रूप भी पूरी तरह से प्रदर्शित हुआ। हालांकि जब शेनगु ने उसे लव असिस्टेंस सिस्टम के बारे में बताया तो उसने जानबूझकर इस तथ्य को छुपाया कि वह पकड़ के लिए 4 लक्ष्यों में से एक थी, क्योंकि शेनगु को लगा कि भले ही उसने कुछ न कहा हो, लिन मुमु पहले से ही उसके बहुत करीब थी। अगर उसे पता चल गया कि वह पकड़ के लिए 4 लक्ष्यों में से एक है, तो वह सोच भी नहीं सकता था कि वह क्या करेगी। अन्य 3 की तुलना में उसे न केवल सिस्टम द्वारा एस क्लास का दर्जा दिया गया है, बल्कि वह हर दिन मेरे घर में भी सोती है।
यह बहुत करीब है। यह देखकर कि झो यांग के प्रति लिन मोमो की अभिव्यक्ति अत्यधिक मासूम थी, शेनगु को तुरंत याद आया कि उसने उस समय क्या सोचा था। तो ठीक है, यदि उसके परिवार के पास आपको अध्ययन साथी के रूप में रखने के लिए पैसा है, तो यह आपका निजी मामला है। मैं पहले बस उत्सुक था, मेरी बात पर ध्यान मत दीजिए। यह देखकर कि लिन मोमो ने उसे एक हानिरहित अभिव्यक्ति के साथ संबोधित किया, झो यांग ने आगे कुछ नहीं कहा। तभी शेनगु कक्षा की अगली पंक्ति से जल्दी से उठकर झो यांग के पास गया, जिसके चेहरे पर उलझन भरी अभिव्यक्ति थी। उसने विषय बदल दिया, शिक्षक, सुजिकिंग और मैं दोनों कौन करोड़पति बन सकता है प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं। क्या आप हमारी सहायता टीम के नेता बन सकते हैं? इससे पहले कि झो यांग जवाब दे पाते, कक्षा में अन्य छात्र पहले ही उत्साहपूर्वक अपना नाम लिख चुके थे। मैं सम्मिलित होना चाहता हूं, मुझे भी शामिल कर लो। शेनगु, एक सहायता टीम के सदस्य के रूप में क्या हमें फाइनल देखने के लिए टिकट मिल सकता है? हम सहपाठी हैं, लेकिन कृपया मुझे प्राथमिकता दें। कक्षा 3 से 2 के लगभग सभी छात्र इसमें शामिल होने के लिए उत्सुक थे, लेकिन इसमें शामिल होने की उनकी प्रेरणा लगभग 100% सुजिकिंग के कारण थी। जब से सुजिकिंग ने चेंडोंग विश्वविद्यालय में प्रवेश किया है, तब से उनकी सुपर टॉप स्टूडेंट क्षमताएं प्रदर्शित हुई हैं, और उनकी कक्षा के सहपाठी उन्हें स्कूल के अन्य छात्रों से भी बेहतर जानते हैं। हर बार जब अंतिम परीक्षा परिणाम घोषित होता था, तो वह हर विषय में लगभग 100 अंक प्राप्त करती थी। जिन विषयों के अंक 100 तक नहीं पहुंचे, ऐसा केवल इसलिए हुआ क्योंकि उनमें व्यक्तिपरक प्रश्न थे और शिक्षकों ने प्रतीकात्मक रूप से 1 या 2 अंक काट लिए। और इस तरह की कटौती उस समय उस विषय के लिए सामान्य बात थी। अन्य छात्रों की तुलना में सुजिकिंग निश्चित रूप से वह छात्र था जिसके अंक सबसे कम काटे गए। कोई भी इसकी तुलना नहीं कर सकता। इसके अलावा 2 साल से अधिक समय तक सहपाठी रहने के बाद कक्षा में हर कोई यह भी जानता था कि सुजिकिंग के पास न केवल विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रमों में उत्कृष्ट ज्ञान महारत थी, बल्कि अन्य क्षेत्रों में भी उनका ज्ञान बहुत व्यापक था। अगर हम कौन करोड़पति बन सकता है प्रतियोगिता में उनकी एकमात्र कमजोरी के बारे में बात करें, तो लोगों ने अनुमान लगाया कि यह केवल मनोरंजन उद्योग से संबंधित ज्ञान में हो सकता है। लेकिन जब तक वह अपनी उच्च बुद्धि और शक्तिशाली स्मृति के साथ गहन अध्ययन करने के लिए तैयार थी, तब तक किसी को भी संदेह नहीं होगा कि यह कमजोरी अभी भी वास्तविक प्रतियोगिता में उसके लिए नुकसानदेह होगी। हालांकि इस समय झो यांग थोड़ा उदास था। उसने शेनगु की ओर देखा, जिसने उसे सच्चे मन से आमंत्रित किया था, फिर सुजिकिंग की ओर देखा, जो अभी भी कक्षा की अगली पंक्ति में बैठी थी, और उसने कोई आपत्ति नहीं जताई। उसके चेहरे पर एक क्षण के लिए झिझक के भाव उभरे, लेकिन अंततः उसने इनकार के शब्द कहे, नहीं। हालांकि मैं वास्तव में आपकी मदद करना चाहता हूं, लेकिन मैं इस मामले में भाग नहीं ले सकता। मुझे माफ करें। आपको अपनी सहायता टीम के लिए कोई अन्य टीम लीडर चुनना चाहिए। झो यांग के इनकार को देखकर कक्षा में कई सहपाठी जो इस पद के लिए प्रतिस्पर्धा करना चाहते थे, वे सुजिकिंग के पास पहुंचे और उनसे आग्रहपूर्वक विनती की, मुझे चुनो। देवी, मुझे चुने, मैं सहायता टीम को अच्छी तरह से व्यवस्थित करने की पूरी कोशिश करूंगा। तुम लोग मेरे जितने अच्छे नहीं हो। मुझे चुनो, मैं उनसे बेहतर करूंगा। अध्याय 59 कक्षा की राय में बदलाव। शेनगु इस स्थिति के बारे में बिल्कुल अवाक था। आखिरकार सहायता समूह बनाने का प्रस्ताव उनका ही था, लेकिन अब इतने सारे सहपाठी सुजिकिंग की ओर दौड़ रहे थे और स्पष्ट रूप से उसे नीचा देख रहे थे, क्योंकि सिस्टम द्वारा उसे अस्थायी कार्य दिया गया था कि वह झो यांग को उसके और सुजिकिंग के लिए सहायता समूह का नेता बनाए। इसलिए शेनगु को तुरंत यह घोषणा करनी पड़ी कि अन्य नेता योग्य नहीं थे। उन्होंने झो यांग से कहा, मेरा इंतजार करना। फिर वह तुरंत अपनी मूल सीट पर वापस आ गए और उन नेताओं को बलपूर्वक भगा दिया तथा ऊंची आवाज में घोषणा की, केवल शिक्षक झो ही सहायता समूह के नेता बनने के लिए उपयुक्त हैं। आप सभी समूह के सदस्य के पद के लिए प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं, लेकिन मैं शिक्षक झो को छोड़कर किसी के लिए भी सहमत नहीं होऊंगा। स्कूल में शेनगु की लड़ाकू शक्ति की प्रतिष्ठा से भयभीत होकर वह छात्र जो नेता बनने की भीख मांगने के लिए सुजिकिंग के सामने घुस गया था, शेनगु की हरकतों को देखकर तुरंत दूर चला गया। लेकिन ये पुरुष और महिला छात्र जो 2 साल से अधिक समय से शेनगु के साथ सहपाठी थे, हालांकि उनके शरीर ने अनजाने में शेनगु से दूरी बनाए रखी, फिर भी उन्होंने अनिच्छा से विरोध किया। तुम उसके असली प्रेमी नहीं हो, तुम्हें उसके लिए निर्णय लेने का अधिकार क्यों है? हाँ, हम सिर्फ सुजिकिंग के सहायता समूह के नेता बनना चाहते हैं। अगर आपको शिक्षिका पसंद है, तो उसे अकेले ही अपने सहायता समूह का नेता बनने दें। हाँ,
आप अपना स्वयं का सहायता समूह बना सकते हैं। हम सभी बस सुजिकिंग के नेता बनना चाहते हैं। शेन गो और कई अन्य सहपाठियों को एक दूसरे से भिड़ते देख यांग कियान, जो सु जिकिंग के पीछे बैठा था, अचानक आत्मविश्वास से खड़ा हो गया और कई नेता दावेदारों से कहा, तुम सब क्या सोच रहे हो? भले ही सुजिकिंग एक सहायता समूह बनाती है, लेकिन नेता निश्चित रूप से मैं ही होंगी। क्या आप में से कोई मुझसे प्रतिस्पर्धा कर सकता है? यह कहते हुए उसने प्रसन्नतापूर्वक सु जिकिंग की ओर देखा और पूछा, ठीक है जिकिंग, इस कक्षा में हम दोनों के साथ किसका रिश्ता बेहतर है? हालांकि यांग कियान को पहले से ही शक था कि सु जिकिंग को पता चल गया है कि वह अपने फोन से शेन गु के वीचैट मैसेज चुपके से डिलीट कर रही है। उसने पहले ही एक स्पष्टीकरण तैयार कर लिया था। अगर सु जिकिंग इस घटना की वजह से उनकी दोस्ती से इनकार करती, तो वह तुरंत सार्वजनिक रूप से तैयार किए गए कारणों की व्याख्या कर देती। हालांकि सु जिकिंग ने कक्षा में दोस्तों को हटाने की घटना का उल्लेख नहीं किया। उसने केवल एक वाक्य कहा। इस वाक्य ने कक्षा में सभी को चौंका दिया। हालांकि मुझे वास्तव में किसी सहायता समूह की आवश्यकता नहीं है, फिर भी मैं शिक्षक झो को नेता बनाने के शेन गु के सुझाव से सहमत हूं। यह कहते हुए वह अपनी सीट से खड़ी हो गई और शिक्षक झो यांग का सामना किया। गुरुजी, कृपया इस पर गंभीरता से विचार करें। मुझे यह भी उम्मीद है कि प्रतियोगिता से पहले आप मंच के पीछे हमारा उत्साहवर्धन कर सकेंगे। क्योंकि सु जिकिंग ने अप्रत्याशित रूप से सार्वजनिक रूप से शेन गु का समर्थन किया, इसलिए कक्षा में काफी शांति हो गई। कुछ सहपाठी जो सहायता समूह में शामिल होना चाहते थे, उन्होंने भी शेन गु और सु जिकिंग के बीच संबंधों का पुनर्मूल्यांकन करना शुरू कर दिया। पूर्ण संस्करण के लिए पर जाएं। वे कुछ क्षण के लिए यह समझ नहीं पाए कि वे दोनों, जो अभी-अभी स्प्रिंग लेक बुलेटिन बोर्ड के सामने एक दूसरे से भिड़े थे, अब शेन गु के लिए सु जिकिंग क्यों बोल रहे हैं। क्या यह हो सकता है कि सु जिकिंग वास्तव में शेन गु को पसंद करती है? भले ही उनका पिछला रिश्ता अस्थायी था, क्या वह उसकी अस्थायी प्रेमिका बनने के लिए इसलिए सहमत हुई क्योंकि उसके दिल में शेन गु के लिए अच्छी भावनाएं थीं? और एक बार जब इस तरह का निर्णय बन गया, तो शेन गु के प्रति उनकी निगाहें भी बदल गईं। इस बार वे बहुत मित्रवत हो गए और उन्होंने आदरपूर्वक प्रशंसा भी व्यक्त की। आखिरकार नेता न बनना अच्छा था, बल्कि चैंपियन के समर्थन समूह के सदस्यों में से एक बनने का अवसर मिलना अच्छा था। उन्हें दृढ़ विश्वास था कि इस बार सु जिकिंग जीतेगी, ठीक उसी तरह जैसे उन्हें विश्वास था कि जब भी वह परीक्षा में बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर देगी, उसे निश्चित रूप से पूरे अंक मिलेंगे। जिकिंग, तुम उसे माफ नहीं कर सकते। मैं आपको उसके दोस्त को डिलीट करने की घटना निजी तौर पर समझा सकता हूं, लेकिन कृपया मेरा विश्वास करो, मैंने यह तुम्हारे भले के लिए किया है, ठीक है? शेन गु के प्रति सु जिकिंग का रवैया देखकर, जो स्प्रिंग लेक पर उनके टकराव से 180 डिग्री बदल गया था, यांग कियान चिंता से भर गई। उसने सु जिकिंग को निजी तौर पर घटना समझाने के लिए जो शब्द तैयार किए थे, उन्हें आधा छुपाया और आधा जाहिर किया। तो यह आप थे। इस समय सु जिकिंग ने अपनी आंखों में उदासी के भाव के साथ यांग कियान को देखा। उसने अत्यधिक गुस्सा इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि यांग कियान के कबूलनामे से पहले ही उसने पुष्टि कर दी थी कि यांग कियान ने ही शेन गु के वीचैट मित्र को डिलीट करने के लिए उसके फोन का इस्तेमाल किया था। अध्याय 60, शत्रु अप्रत्याशित रूप से भावी ससुर बन जाता है। क्यों? इस समय कक्षा में अधिकांश लोगों के मन में ये 3 शब्द आए। शायद उन्हें लगा कि सु जिकिंग को स्पष्ट कारण मिलना चाहिए। एक पल के लिए हिचकिचाने के बाद झो यांग ने फिर भी सबके सामने कहा, वैसे भी अगर मैं यह बात न भी कहूं तो भी किसी और को जल्द ही पता चल जाएगा। तो मैं तुम्हें कारण बता दूं। जब उसने यह कहा तो उसकी नजर शेन गु पर थी। मुझे शेन गु को कुछ आश्चर्य हुआ कि शिक्षक झो यांग ऐसा क्यों कहेंगे, और उन्होंने अपनी दाहिनी तर्जनी उंगली से खुद की ओर इशारा किया। उसका दिमाग तेजी से याद करने लगा। यह याद करने की कोशिश कर रहा था कि उसने उसे कहाँ नाराज किया था, जिसके कारण शिक्षक झो यांग की खुद की और सु जिकिंग की सहायता टीम की कप्तान बनने की असहमति हुई। उसे याद आया कि आखिरी बार जब वह शिक्षक झो यांग से मिला था तो वह साउंड सीट शॉपिंग मॉल में था। उस समय उनके साथ बहुत सुंदर लिन मोमू भी थीं, और शिक्षक झो यांग के साथ उनके समस्याग्रस्त अर्धप्रेमी लियांग शी भी थे। तो वह अब भी सोचती है कि मैंने सु जिकिंग को धोखा दिया है, इसलिए वह सहायता टीम की कप्तान नहीं बनना चाहती। जैसे ही यह विचार उसके दिमाग में कौंधा, शेन गु को लगा कि यह असंभव है। होटल के प्रवेश द्वार पर हमारी तस्वीरें खींची गईं और हमारी तस्वीरें सिचुन झील के सामने लगे बुलेटिन बोर्ड पर लगा दी गईं। उसे इसकी जानकारी नहीं होनी चाहिए। भले ही कल उसे कुछ काम था और वह स्कूल नहीं गई थी, फिर भी आज उसे इसकी जानकारी न हो, इसका कोई कारण नहीं है।
जब तक कि उसने अभी तक कुछ नहीं सुना है, और मेरे और सू जिकिंग के बीच पिछले 2 दिन सिर्फ एक अस्थायी रिश्ता थे। जब शेनगु वहां खड़े होकर इस बारे में सोच रहे थे, शिक्षक झो यांग का सामना कर रहे थे, तो उन्होंने चिढ़ाना जारी नहीं रखा और कहा, क्योंकि जिस मनोरंजन कंपनी ने कौन करोड़पति बन सकता है प्रतियोगिता का आयोजन किया था, उसके मालिक मेरे पिता हैं। वह इस प्रतियोगिता के समग्र प्रभारी व्यक्ति भी हैं। इससे कक्षा में बहुत हंगामा मच गया। शेनगु अचानक हक्का बक्का रह गया। उसे तुरंत लियांगशी द्वारा होटल की लिफ्ट में बुदबुदाया गया वाक्य याद आ गया, बड़े बॉस की बेटी का पीछा करना मुश्किल है। लेकिन उन्होंने झो यांग और झो हुआहाई को कभी एक साथ नहीं जोड़ा था। आखिरकार शहर में झो उपनाम वाले कई लोग थे, यह ऐसा संयोग कैसे हो सकता है कि दोनों पिता और बेटी हों? तुम्हारे पिता झो हुआहाई हैं। वह हुआहाई एंटरटेनमेंट के अध्यक्ष हैं, जो घरेलू मनोरंजन उद्योग में शीर्ष 3 में शुमार है। इस सूचना से कक्षा में जो सदमा पहुंचा वह शेनगु और सू जिकिंग से जुड़ी पिछली घटनाओं से भी अधिक था। मैंने सुना है कि हुआहाई एंटरटेनमेंट का बाजार मूल्य अब 20 बिलियन के करीब है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि एक अमीर परिवार की बेटी चेंडोंग विश्वविद्यालय में पढ़ाएगी। शिक्षक जी, आप यहाँ विशुद्ध रूप से निजी रुचि से पढ़ाने आए हैं, है न? स्कूल द्वारा दिया जाने वाला मासिक वेतन आपके लिए एक इत्र की शीशी खरीदने के लिए भी पर्याप्त नहीं है। कई जोरदार उद्गारों के बाद इन छात्रों ने तुरंत अपना ध्यान प्रतियोगिता पर केंद्रित कर लिया। उन्होंने उलझन में शिक्षक झो यांग से पूछा, तो फिर आपको सहायता टीम का कप्तान होना चाहिए। हाँ, आप हमारे शिक्षक हैं। अगर हम आपके पिताजी द्वारा आयोजित प्रतियोगिता जीत सकें तो आपका बहुत नाम होगा। इस समय सू जिकिंग को यह समझ में आ गया कि शिक्षक झो यांग कप्तान क्यों नहीं बनना चाहते थे। वह मुस्कुराई और शिक्षक झो यांग से बोली, पर एक त्वरित नजर आपको अधिक संतुष्ट कर देगी। गुरुजी, क्या आपको लगता है कि यदि मैं अंतः प्रतियोगिता जीत जाऊं तो ऐसे लोग होंगे जो मुझ पर चैंपियन होने के नाते संदिग्ध पृष्ठभूमि का आरोप लगाएंगे? शेनगु को छोड़कर कक्षा के बाकी छात्रों ने सू जिकिंग की बातें सुनी और सोचा कि उनकी बातें सही हैं। अचानक एहसास होते ही वे सभी चिल्ला उठे। केवल शेनगु को ही लगा कि चीजें इतनी सरल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वह पहले से ही इस तथ्य से परिचित था कि झो यांग एक धनी परिवार की बेटी वूगे के साथ चेंडोंग विश्वविद्यालय में पढ़ा रही थी, जिसने हमेशा अपने परिवार के मनोरंजन उद्योग में प्रवेश करने के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया था। ऐसा इसलिए है क्योंकि आप अपने पिता की मनोरंजन कंपनी से कोई संबंध नहीं रखना चाहते। उसने अचानक शिक्षक झो यांग से इस तरह बात की। उसके हाव भाव देखकर मानो उसने सही बात कही हो। उसने पूरे विश्वास के साथ आगे कहा, आप चिंतित हैं कि सू जिकिंग की मजबूत शैक्षणिक क्षमता के साथ इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि वह 3 स्तरों को पार कर फाइनल में प्रवेश करेगी या फाइनल में चैंपियनशिप भी जीतेगी। सहायता टीम के कप्तान के रूप में आपके लिए प्रतिस्पर्धा में अधिक गहराई से शामिल होने से बचना मुश्किल होगा। भले ही आप मंच पर प्रश्नों का उत्तर नहीं दे रहे हों, फिर भी लाइव प्रसारण कैमरे अक्सर आप पर ही ध्यान केंद्रित करेंगे। फाइनल के माध्यम से आपको मनोरंजन उद्योग में बहुत अधिक पहचान मिलेगी। जब शिक्षक झो यांग ने यह सुना तो उनके चेहरे पर एक हैरान करने वाला भाव दिखाई दिया, जिससे सभी को पूरी तरह से साबित हो गया कि शेनगु का अनुमान लगभग सच था। लेकिन कक्षा में मौजूद लोगों को और भी अधिक आश्चर्य में डालने वाली बात अभी बाकी थी, क्योंकि शिक्षक झो यांग, जिन्होंने पहले ही एक हैरान अभिव्यक्ति दिखाई थी, ने शेनगु से यह प्रश्न पूछा, तुमने यह सब कैसे अनुमान लगाया? क्या ऐसा इसलिए था क्योंकि उन्होंने संघर्ष से पहले उस भोज में आपसे बातचीत की थी और मुझसे मनोरंजन उद्योग में प्रवेश करने की इच्छा जताई थी? कक्षा में शिक्षक झो यांग और शेनगु के बीच संबंधों के बारे में विभिन्न अटकलों के बावजूद, जहां तक शेनगु की बात है, शिक्षक झो यांग को यह कहते हुए सुनने के बाद वह तुरंत समझ गया। उस रात भोज में मेरे और उसके पिता के बीच हुए तीव्र संघर्ष के बारे में वह पहले से ही जानती थी। लेकिन जब वह कल मॉल में मुझसे और लिन मोमू से मिली तो उसका रवैया ठंडा नहीं था। जाहिर है, भले ही उसके पिता के साथ मेरे संबंध बहुत खराब हो गए हैं, लेकिन इससे मेरे प्रति उसके रवैये पर कोई असर नहीं पड़ता। शेनगु, जो इस निष्कर्ष पर पहुंचे, को थोड़ी राहत महसूस हुई। आखिरकार शिक्षक झो यांग उनके लिए सिस्टम द्वारा सौंपा गया दूसरा लक्ष्य था। दूसरे शब्दों में, झो हुआहाई, झो बॉस की संभावित पहचान वू जियाई के पिता के समान थी, जिसे शेनगु के दिल में संभावित ससुर माना जा सकता था। अगर मुझे यह पहले पता होता तो मुझे उस रात उसके साथ थोड़ा और विनम्र होना चाहिए था। ऐसा सोचकर शेनगु खुद पर हंसने से खुद को रोक नहीं सका, क्योंकि उस समय उसे वास्तव में पता नहीं था, इसलिए वह यह नहीं सोच सका कि उस समय उसने जो किया वह अब गलत था। इस समय शिक्षक झो यांग,
जिन्होंने शेनगु की चुप्पी देखी अंततः अजीब तरह से मुस्कुराए, बहुत अजीब महसूस कर रहे थे और मदद नहीं कर सके लेकिन पूछ सके, तुम मुझे जवाब क्यों नहीं देते। और यह महसूस करते हुए कि उसने कुछ अनुचित प्रतिक्रिया दी थी, शेनगु ने तुरंत अपना सिर हिलाकर नकारात्मक उत्तर दिया, उसने मुझे ये बातें नहीं बताईं। मैंने स्वयं ही उनका अनुमान लगा लिया था। मुझे आज ही पता चला कि तुम उसकी बेटी हो, वरना मैं उस रात उसके साथ ज्यादा विनम्र रहती। शेनगु ने ऐसा कहा, झो यांग से थोड़ा सा एहसान पाने की कोशिश करते हुए। आखिरकार झो हुआहाई शिक्षक झो यांग के पिता थे, इसलिए इस बयान को उनके प्रति कुछ सम्मान दिखाने के रूप में माना जा सकता है। यह भावना रखने के लिए धन्यवाद। झो यांग की प्रतिक्रिया और एक दयालु मुस्कान के साथ शेनगु ने भी सिस्टम से उनकी अंतरंगता के स्तर में वृद्धि की आवाज सुनी। 10 अंक से 11 अंक तक। हालांकि यह केवल एक अंक था, लेकिन यह शेनगु की सक्रिय सद्भावना की बर्बादी नहीं थी।